15 मार्च को रोजाना की तरह कुछ चरवाहे जब अपने पशुओं के साथ गोमती नदी के राजघाट से सटे देव गांव के जंगल में पहुंचे तो एक चरवाहे की नजर जंगली झाड़ियों के बीच लहूलुहान पड़ी एक महिला और एक बच्ची पर चली गई। देखने से ही लग रहा था कि वे मर चुकी है। शव देखते ही चरवाहा चीख पड़ा। उसने आवाज देकर अपने साथियों को बुलाया और उन्हें भी शव दिखाए। शव देखकर सभी चरवाहे जंगल से बाहर आ गए और ये बात अन्य लोगों को बताई। उन्हीं में से किसी ने थाना कुमारगंज पुलिस को फोन करके जंगल में शव पड़े होने की सूचना दे दी। उधर झाड़ियों में 2 शव पड़े होने की खबर पाकर गांव के भी तमाम लोग वहां पहुंच गए। जंगल में 2 शव पड़े होने की सूचना मिलते ही थाना कुमारगंज के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। शव के निरीक्षण में उन्होंने देखा कि महिला को बुरी तरह से गोदकर मारा गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से लहूलुहान थी। शवों के आसपास भी काफी खून फैला हुआ था। महिला की उम्र 35 साल के आसपास थी। मौके के निरीक्षण में सुनील कुमार सिंह के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे ये पता चलता कि मृतका और बच्ची कौन थी, उनकी हत्या किसने और क्यों की। उन्होंने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। साथ ही दोनों शवों के फोटोग्राफ कराने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी। अब तक मौके पर एसएसपी आनंद देव सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी आ गए थे। उन्होंने मौके का निरीक्षण करके इस मामले का जल्दी खुलासा करने का निर्देश दिया। उच्च अधिकारियों के जाने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर सुनील कुमार सिंह थाने लौट आए। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दोनों शवों की पहचान कराना। इसके लिए उन्होंने अपने खास मुखबिरों की मदद ली और साथ ही खुद भी अपने स्तर से जानकारी जुटाने लगे। उनका ध्यान बार बार बच्ची पर जा रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस मासूम से हत्यारे की क्या दुश्मनी थी जिसने उसे भी नहीं छोड़ा। सुनील कुमार सिंह दोनों शवों की शिनाख्त को लेकर उलझे थे कि तभी एक बुजुर्ग थाने आया। उसने अपना नाम मूसा खान बताते हुए कहा, साहब मैं ही वो अभागा हूँ जिसकी बेटी इशरत जहां का शव देवगांव के जंगल में पड़ा मिला था। इतना कहकर वो रोने लगा। थाना प्रभारी ने उसे ढांढस बंधाया तो उसने सिसकते हुए कहा, साहब मेरी बेटी इशरत और उसकी मासूम बच्ची को मुन्ना ने मारा है। उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। सुनील कुमार सिंह ने उसे ढांढस बंधाते हुए कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसके बाद पानी मंगाकर पिलाया। फिर उसकी पूरी बात सुनने के बाद साफ हो गया कि देवगांव के जंगल में महिला और बच्चे का जो शव मिला था वो मूसा खान की बेटी और नातिन का था। साथ ही ये भी कि उन्हें मारने वाला इशरत जहां का प्रेमी मुन्ना था। दोनों शवों की शिनाख्त हो जाने के बाद सुनील कुमार सिंह ने मूसा खान से विस्तार से पूछताछ की। इसके बाद मूसा खान से तहरीर लेकर मुन्ना के खिलाफ मां बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। सुनील कुमार सिंह ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि इशरत की हत्या प्रेम संबंधों के चलते हुई थी। जिस मुन्ना से वो प्रेम करती थी वो उसी के पड़ोस में रहता था, लेकिन घटना के बाद से ही वो नजर नहीं आ रहा था। सुनील कुमार सिंह का सारा ध्यान मुन्ना पर था क्योंकि उसी के पकड़े जाने पर इस अपराध से पर्दा उठ सकता था। 16 अप्रैल 2017 को मुन्ना पुलिस के हाथ लग गया। मुखबिरों ने थाना प्रभारी को सूचना दी थी कि इशरत और उसकी बेटी का हत्यारा मुन्ना भेलसर में मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही सुनील कुमार सिंह बिना देर किए अपनी टीम के साथ भेलसर पहुंच गए और मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। भेलसर इलाका फैजाबाद जिले के रुदौली कोतवाली के अंतर्गत आता था। पुलिस टीम मुन्ना को गिरफ्तार कर थाना कुमारगंज ले आई। पूछताछ में पहले तो मुन्ना खुद को पाक साफ बताता रहा। उसने इशरत की हत्या पर दुखी होने का नाटक भी किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसका ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चल सका। कुछ ही देर में सवालों में वो इस कदर उलझ गया कि उसके पास इशरत की हत्या का अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। अपना अपराध स्वीकार करके उसने इशरत जहां और उसकी मासूम बेटी की हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर सभी का कलेजा दहल उठा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के थाना शुक्ला बाजार का एक गांव है किशनी। सभी जातियों की मिश्रित आबादी वाले इस गांव में मुस्लिमों की आबादी कुछ ज्यादा है। इसी गांव के रहने वाले मूसा खां के परिवार में पत्नी सहित 5 लोग थे। जैसे तैसे उन्होंने सभी बच्चों का घर बसा दिया था। केवल इशरत जहां ही बची थी जिसके लिए वो रिश्ता ढूंढ रहा था। मूसा खान के पड़ोस में ही मुन्ना का घर था। पड़ोसी होने के नाते दोनों परिवारों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। मुन्ना दरी बुनाई का काम करता था, इशरत भी दरी बुनाई करने जाती थी। इसी के चलते दोनों के बीच प्रेम का बीज अंकुरित हुआ। पहले दोनों एक दूसरे को देखकर केवल हंसकर रह जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हंसी प्यार में बदलने लगी। संयोग से एक दिन मुन्ना काम से घर लौट रहा था तो पीछे पीछे इशरत भी आ रही थी। सुनसान जगह देखकर मुन्ना ने अपने कदमों की रफ्तार कम कर दी। फिर जैसे ही इशरत उसके करीब आई उसने इधर उधर देखकर इशरत का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे कहा, इशरत मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मुन्ना के मुंह से ये बातें सुनकर इशरत कुछ कहने के बजाय अपना हाथ छुड़ाकर हाँ में सिर हिलाकर तेजी से अपने घर की ओर चली गई। मुन्ना इतने से ही उसके मन की बात समझ गया। वो समझ गया कि इशरत भी उसे चाहती है, लेकिन जुबान नहीं खोलना चाह रही। उस दिन शाम ढले मुन्ना किसी बहाने से इशरत के घर पहुंच गया और मौका देखकर उसने इशरत को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया।
मुन्ना के अचानक इस व्यवहार से इशरत सहमी तो जरूर, मगर हिली नहीं। वो बस इतना ही बोली, धत कोई देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। ये सुनकर मुन्ना ने इशरत को बाहों से आजाद कर दिया और अपने घर चला गया। उस दिन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। किसी तरह रात कटी और सुबह हुई तो मुन्ना उस दिन काम पर रोज से पहले ही पहुंच गया। उसकी नजरें इशरत को ही ढूंढ रही थी। इशरत आई तो वो खुशी से झूम उठा। उस दिन दोनों का ही मन काम में नहीं लग रहा था। जल्दी जल्दी काम निपटाकर जब इशरत घर जाने को तैयार हुई तो मुन्ना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एकांत मिलने पर मुन्ना ने इशरत का हाथ पकड़कर बैठा लिया। वहाँ बैठकर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। मुन्ना बार बार अपने प्रेम की दुहाई देते हुए एक साथ जीने मरने की कस्में खाता रहा। मुन्ना की बातें सुनकर इशरत खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तुम्हारे बगैर एक पल भी काटना मुश्किल होने लगा है। तुम जल्दी से अपने घर वालों से बात करके उन्हें मेरे अब्बू के पास मेरा हाथ मांगने के लिए भेजो, ताकि जल्दी से हमारा निकाह हो सके। उस दिन के बाद दोनों का मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। शादी की बात आने पर मुन्ना आजकल कहकर टाल जाता। इशरत मुन्ना के फरेब को भांप नहीं पा रही थी और अपने भावी खुशनुमा जीवन के ताना बाना बुनने में लगी थी। दोनों में प्रेम बढ़ा तो शारीरिक संबंध भी बन गए। ये इस घटना से 6-7 साल पहले की बात है। पहले तो प्यार समझकर इशरत मुन्ना को अपना तन समर्पित करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मुन्ना उससे नहीं बल्कि उसके शरीर से प्यार करता है। वो उससे निकाह नहीं करना चाहता। वो मुन्ना पर निकाह करने के लिए जोर देने लगी, लेकिन मुन्ना का तो इशरत से मन भर चुका था। उसने चुपके से संजीदा खातून से निकाह कर लिया और रुदौली में जाकर रहने लगा। संयोग से सन 2012 में इशरत गर्भवती हो गई। उसके घर वालों को इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बहरहाल कोई चारा न देख इशरत के घर वालों ने मुन्ना पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने और इशरत के संबंधों से साफ मुकर गया। ऐसे में कोई चारा न देखकर इशरत के अब्बा मूसा खान ने मुन्ना के खिलाफ 3 सितंबर 2012 को धारा 376, 504 और 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें मुन्ना को जेल हो गई। इधर मुन्ना जेल चला गया, उधर इशरत जहां ने एक बच्ची को जन्म दिया। मुन्ना जमानत पर जेल से बाहर आ गया। इसका मुकदमा चल रहा था। उसकी अगली तारीख 23 मार्च 2017 को थी। फिर से जेल जाने के डर से पहले तो मुन्ना ने इशरत के अब्बा के सामने पैसा लेकर सुलह कर लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मूसा खान ने उसके इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा, तुम इशरत और अपने बीच के संबंधों को स्वीकार करते हुए बच्ची मेहरका को अपनी औलाद के रूप में स्वीकार करो, तभी हम मुकदमे में सुलह करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन मुन्ना संजीदा खातून से शादी कर चुका था, इसलिए उसने मूसा की शर्त को स्वीकार तो नहीं किया, विचार करने की बात कहकर टाल गया और इशरत को झांसे में लेकर उसने पुनः संबंध बना लिए। इशरत मुन्ना के इस फरेब को समझ नहीं पाई और उसे विश्वास था कि मुन्ना उसे अपना लेगा। इधर मुकदमे की तारीख करीब आती जा रही थी। उसी दिन फैसला होना था। ऐसे में एक सोची समझी साजिश के तहत 15 मार्च को मुन्ना इशरत को ये कहकर अपने साथ ले गया कि चलो हम सुलह कर लेते हैं और दिल्ली चलकर निकाह करके वहीं कमरा लेकर रहते हैं। मुन्ना के मुँह से सुलह की बात सुनकर इशरत खुशी से झूम उठी और तपाक से बोली, चलो कहाँ चले। इशरत की हाँ से खुश होकर मुन्ना बोला, पहले हम दोनों किसी सुनसान स्थल पर चलकर बैठकर बातें करेंगे, उसके बाद आगे की सोचेंगे। मुन्ना इशरत को साथ लेकर गोमती नदी के राजघाट होते हुए देवगांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने इशरत से कहा, इशरत तुम इस जंगल के रास्ते चलो, मैं गाड़ी लेकर रोड के रास्ते आ रहा हूँ। इशरत अपनी 5 साल की बेटी मेहरका को साथ लेकर पूरी तरह से बेपरवाह होकर जंगल के रास्ते से चल पड़ी। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए चली जा रही थी कि तभी कुछ दूरी पर मुन्ना बाइक खड़ी करके हाथ में चाकू लिए इशरत जहां के करीब आया और पीछे से उसकी गर्दन पर धड़ाधड़ वार करने शुरू कर दिए। चाकू के वार से इशरत निढाल होकर गिर पड़ी। अचानक हुए हमले से उसे कुछ सोचने समझने का समय तक नहीं मिल पाया। उसकी मासूम बेटी मेहरका ने माँ को जमीन पर गिरते देखा तो मुन्ना के पैर पकड़कर रोने लगी। इंसान से हैवान बन चुके मुन्ना को उस मासूम पर भी रहम नहीं आया। उसने सोचा कि इसे लेकर कहाँ जाऊंगा। उसने मासूम की भी हत्या कर दी। फिर दोनों शवों को वहीं झाड़ियों में छिपाकर खून से सनी अपनी शर्ट और चाकू को भी वहीं छिपा दिया। इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल से वो वहाँ से भाग निकला। ये तो संयोग था कि घटना के कुछ ही देर बाद चरवाहों की नजर माँ बेटे की शव पर पड़ गई और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। अन्यथा वे दोनों जंगली जानवरों का शिकार बन जाती तो शायद ये राज दफन होकर रह जाता। पुलिस के अनुसार घटना के एक दिन पहले ही मुन्ना की बीवी संजीदा खातून ने एक बच्ची को जन्म दिया था। इधर इस मामले में जब उसका नाम प्रकाश में आया तो पुलिस उसके पीछे पड़ गई। ये देखकर वो अपने घर से फरार हो गया था। पुलिस ने उसके घर सहित अन्य संभावित स्थानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देता रहा। 16 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे रुदौली कोतवाली के भेलसर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम के पास की एक चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया था, जहां उसकी बीवी संजीदा भर्ती थी। पुलिस को देखकर मुन्ना भागने लगा था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे घेराबंदी करके पकड़ लिया था। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से आधार कार्ड और 250 रुपए नकद मिले थे। बाद में पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल के पास से खून से सनी उसकी शर्ट और चाकू बरामद कर लिया था।
उसे मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसने माँ बेटी की हत्या का अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरी कहानी सुनाई थी। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।